वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ऊंचे ऊंचे दावे, कुछ नहीं करता, आवाम में ये बयानिया बनाया जाता है। और साबिक वजीर आजम इमरान खान का बयानिया आज सर चढ़कर बोल रहा है, अच्छा लगे या बुरा, इत्तेफाक हो या ना हो, मगर साबिक वजीर आजम इमरान खान आज के मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पर लीगी रहनुमा उम्मीदवार फट पड़े हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी बड़ी लीड से जीत सकते हैं, तो नून लीग भी जीत सकती है। नून लीगी रहनुमाओं का अंदर इंटरनल पार्टी के अंदर ये रिफ्ट्स, इमरान खान ने 50 से ज्यादा जलसे किए, हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान में धकेलने का वही पुराना घिसा पिटा इल्जाम लगाया। उस हवाले से उनका क्या कहना था, ये आज वो आपको सुनवा देते हैं। के ऊपर कर्जे को पहुंचा दिया 25,000 अरब, जो कि मजमूई तौर पर 75 साल में सबको मिला लें हुकूमतों को जिनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने नहीं लिया जो आपने लिया इमरान खान साहब। ऊबर ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, टैक्सी ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, पूरे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया और हर जगह कशकोल लेकर गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। तुम्हें अल्जाइमर, तुम सियासी अल्जाइमर का शिकार हो और समझते हो कि आवाम ये बातें भूल जाएगी। और आर्मी चीफ की तानियाती कहते हैं कि एक सेनेटर आजम सवाती के साथ क्या हुआ। आजम सवाती एक सेनेटर के साथ नाज़रीन, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं पीडीएम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने आज के नताइज को नविश्ता दीवार समझा है। रजीम चेंज से लेकर आज तक ऑडियोज के शोर, अदालतों के चक्कर, फॉरेन फंडिंग केस के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम होती हुई नजर नहीं आई। ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ असेंबली नहीं आएगी, अवाम ने उन्हें वोट दिया है। आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस मीटिंग में नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट है इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए। इससे बड़ा क्या, यानी इस सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। ना सिर्फ ये बात की बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज शरीफ और जरदारी शामिल ना हो। दूसरी जानिब शरीफ पार्टी ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त के बाद नवाज शरीफ पार्टी क़यादत पर शदीद बरहम नजर आए। क़यादत की कारकर्दगी से भी नाला है। लीगी वज़रा और इदारान को सख्त तनबीह करते हुए आला क़यादत से ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि राना सनाउल्लाह ज़मीनी इलेक्शन में के हवाले से कहते हैं कि जीत का ये मतलब नहीं है कि आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल जाएगा। और क्या कहा राना सनाउल्लाह ने मजीद, वो भी सुनवा देते हैं। इमरान खान नियाजी साहब जो शुरू से चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ एक जहरीला और एक हद तक अमेज इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा करने में हर वक्त जो है वो मसरूफ रहते हैं, उन्हें ये दूसरी मर्तबा जो है ये उनके झूठे होने का जो है ये सबूत जो है ये फराहम हुआ है। नाज़रीन, अब सवाल यही है कि अगर शहबाज शरीफ पार्टी को ऐसे ही चलाते रहे और नवाज शरीफ वतन वापस ना आए, तो सिपा सलार कोई भी हो जिससे पीडीएम इत्तेहाद उम्मीद लगाए बैठा है, तो फिर अगला वज़ीर आज़म खान होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जहाँ एक तरफ ये सारी हंगामा आ रही है, वहीं पर एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि शेख रशीद साहब भी सारी सिचुएशन में कूदे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी अब तो हुकूमत चेंज होने का वक्त आ गया है और इस्लामाबाद भी हम आ रहे हैं। तो क्या इस सारी सिचुएशन में होगा अब
साथ ही जी जो इस वक्त खान साहब आप कह रहे हैं कि जी अक्टूबर के अंदर ही मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा हूं, तो क्या वाकई लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत के अंदर कुछ नरमी नज़र आएगी हुकूमती सफ़ों में से, हुकूमती हलकों में से, या फिर मज़ीद लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो है वो जो एजिटेशन की सियासत है और जो डेडलॉक है हुकूमत मबैन ऑपोजिशन, वो वैसे का वैसे ही कायम रहेगा? इसी सब पे बात करेंगे जी। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है यावर बुखारी साहब, MPA हैं PTI से, उनको खुश आमदेद कहती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के CC के, आपको भी खुश आमदेद कहती हूँ। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। यावर बुखारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। यावर बुखारी साहब, कल 8 हलकों के NA के ऊपर इलेक्शन होते हैं, 3 जो है वो सूबाई सीटों पे इलेक्शन होते हैं। टोटल 11 सीटों में से 8 सीटें आप जीत जाते हैं, लेकिन जो 2 सीटें कराची NA 237 की और जो मुल्तान की सीट है ख़ास तौर पे, इन दोनों के हवाले से शिकस्त होती है, जिस पर पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा हमें पुरुमीद नज़र आती है और बहुत वोकल भी नज़र आती है कि किस तरह से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से हमारे कैंडिडेट्स ने जो है वो सीटें छीन ली हैं। क्या हुआ आखिरकार इन 2 हलकों के ऊपर? बाकी पे तो खान साहब जीत गए, लेकिन बाकी जो 2 सीट्स थी, क्या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी थी जिसकी वजह से ये हुआ, या क्या मसला बना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। सबसे पहले तो हर पार्टी जो जो इलेक्शन लड़ी है उसको वापस जाके वजूहात देखनी चाहिए, क्यों हारे, क्यों जीते, और ये जो रिजल्ट आया क्यों आया, इसके अंदर क्या कमी पेशी रह गई है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, वो तो एक सीट जीती, एक कराची में जीती, लेकिन नून कम से कम एनाइलेट हो गई है। नून का पंजाब के अंदर बिल्कुल टोटली फारिग है, और ये अभी इलेक्शंस बता रहे, वो एक सीट जीती शेखुपुरा में, और वो भी हम लोग एसेस कर रहे हैं कि क्यों हम वो सीट हारे, हम मुल्तान वाली सीट क्यों हारे, हम कराची वाली सीट क्यों हारे, हम भी एसेस कर रहे हैं। इन पार्टीज को भी चाहिए एसेस करें, और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जमहूरियत को आगे कैसे लेके चलना है। आया हम लोगों ने ये चोरों वाली मफरूरों वाली सियासत करनी है, आया हमने मुजरिमों वाली सियासत करनी है, आया हमने इस मुल्क को एक साफ शफाफ काबीना के मेंबर्स देने हैं, हम लोगों ने इस मुल्क को अच्छे पार्लियामेंटेरियंस देने हैं या नहीं देने। ये पार्टीज के भी हेड्स पे डिसाइड करता है कि वो इन रिजल्ट्स को ले और कैसे आगे लेके चले। जहां तक बात है कि हम लोग 6 सीटें क्यों जीते नेशनल असेंबली की और 2 प्रोविंशियल असेंबली की क्यों जीते, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। ये बहुत क्लियर आ गया कि 11 में से 8 हम जीते हैं, तो आप खुद इसकी परसेंटेज निकाल लें, ये तो ओवर 70% 75% बनता है, तो 2/3 मेजोरिटी एक आपको मिलती है अगर इसी को लेके हम आगे चले। अभी ये लोग जो मर्जी है इसके बातें करें, यही इलेक्शन, जब बाई इलेक्शन हम लोग पंजाब में हारते थे तो इनके लैला मजनू वाले और रस्सू वाले इनके जो तज्जी होते थे वो खत्म नहीं होते थे। आज जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है 13 पार्टीज को, ये एक पार्टी को नहीं, ये 13 पार्टीज को, ये 13 के 13 इकट्ठे। और जहां तक बात है मुल्तान की, वहां पे कुछ हद तक तो असेसमेंट हम लोगों ने की है, कुछ जिस तरीके से इलेक्शन वहां पे लड़ा गया वो हमने देखा है, उसके अंदर किस किस्म की यहूदी लॉबी की बातें की गई, और वो शाह महमूद कुरैशी की सिर्फ खानदान के हवाले से नहीं, PTI के पूरे हवाले से। और ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जिन्हें नामूस रिसालत का कोई काम नहीं किया, ना इन लोगों ने कभी इस्लामफोबिया के ऊपर कोई काम किया, बातें बहुत बढ़ के बहुत मारते हैं। और ये बातें अल्फाज में इनकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में दुनिया के किसी भी फोरम पे देखें, खुदा के फजल करम से खान साहब और PTI वो पार्टी है कि जिसने इस्लामफोबिया के खिलाफ भी काम किया और नामूस रिसालत के बारे में भी काम किया। इन लोगों ने मुल्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया वो था कि ये यहूदी लॉबी है, और फिर वो एक खातून है जो इलेक्शन लड़ी, और मुल्तान को इतनी मॉडर्न सिटी नहीं, मॉडर्न है इतनी मॉडर्न नहीं है, और वो फिर वहां पे 2 खानदानों का एक पुराना एक राइवलरी है,
जो आ रही है और वो सामने आई, वो उसके अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि पीडीएम ने वहां पे वो इलेक्शन जो लड़ा, तो उसके हमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह है हमारे सामने, उसके अंदर कोई अवाम हमारे दिमाग में नहीं है। लेकिन ये ज़िमनी बातें होती है कि किसी को यहूदी का एजेंट कहो, किसी को फलां का एजेंट कह दो, किसी को फलां का एजेंट कह दो, लेकिन ये बातें होनी नहीं चाहिए सियासत में। जो चोर है वो चोर है, जो डाकू है वो डाकू है, जो गद्दार है वो गद्दार है। अगर कोई यहूदियों का एजेंट है तो वो यहूदियों का एजेंट है, जो नहीं है और तोहमत लगाना वो गलत बात है। हम लोगों ने बहरहाल ये देखा है कि हमारा नैरेटिव जो है अवाम ने एक्सेप्ट किया है, इनको रिजेक्ट किया है, और खुदा के फजल करम से जो कुछ ये करते रहे 2/3 मेजोरिटी से कल के रिजल्ट जो सामने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है। जो जो जीता है, चाहे पीपल्स पार्टी के जीते, चाहे कोई नून का जीता, जो पीटीआई की जीते, सबको मुबारकबाद है और अल्लाह करे इस मुल्क की ठीक है, बेहतरी के लिए सारे काम करें। ओके। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीक साहब आवाज आ रही है आपको सही? जी बिल्कुल आवाज आ सिद्दीकुल रही है। फारूक साहब, आप लोग इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीजें करते रहे, कुछ नहीं किया आवाम के लिए, सारी चीजें बयानियां, हर कुछ आता रहा, लेकिन अब हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात का रिजल्ट आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा, मेरी इत्तलात ये है मुसद्दिक़ा कि इस बदतरीन शिकस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है वो नाला है, नाराज़ हैं पार्टी में कि क्यों इस तरह पार्टी की आदत पर शदीद बरहमी का इज़हार भी किया है, लीगी वुज़रा और ददान को सख्त तनबीह भी की है कि जी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की फौरी रिपोर्ट भी तलब की जाए। आपने बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स किए, आबिद शेर अली जैसे कैंडिडेट आपके ज़िमनी इंतखाबात में खड़े हुए, जो ऑफकोर्स आपके पुराने एमएनए एमपीए सारे लोग रह चुके हैं, कितने सारे कैंडिडेट्स आपके बड़े नामी गिरामी थे उसके बावजूद, लेकिन मरियम साहिबा बाहर चली गई, किसी एक के उसमें जलसा नहीं किया, यहाँ खान साहब ने 50 जलसे किए, आखिर वजह क्या बनी? और कल के इलेक्शंस के जी कल एक मिनट, कल के इलेक्शंस के बाद एक और चीज भी सुन ले, एक और चीज भी इसमें, कल के इलेक्शन करेंगी सुने कल के इलेक्शंस के बाद एक चीज और भी पॉइंट आउट करना जरूरी है ना सिद्दीकुल फारूक साहब, माशी एतबार से भी फिर वीक हो गए, आज डॉलर भी गिर गया, मनफी थी स्टॉक एक्सचेंज भी, फिर वो सारे मसले हमें नजर आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 20 इलेक्शन हुए कौमी और सूबाई के, जिनमें से 19 हम लोगों ने जीते, एक पीटीआई ने जीते, और हमने नौशहरे में पीटीआई के घर में जाकर इनको शिकस्त दी थी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे और तो कोई बातें करे तो करता रहे, यावर बुखारी साहब से चोर चोर चोर, कम अज कम मैंने पहले भी कहा था कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भी। नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया आपने, ब्राडशीट वालों ने माफी मांगी, हरजाना भी दिया। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने लंदन में केस बनाया, लंदन की अदालत ने और उनकी एजेंसियों ने 2 साल इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। यहाँ जो आपने झूठे केस बनाए उनमें बरी। लेकिन आ जाइए अपने लीडर की तरफ। आपके लीडर ने कितने काला पैसा सफेद कराया 98 में, और इकरारी मुजरिम के हाँ मेरा काला पैसा है सफेद करो। उनकी हमशीरा जो शौकत खानम की डायरेक्टर हैं और यूनिवर्सिटी की भी डायरेक्टर हैं और चंदा इकट्ठा करती हैं, उन्होंने 62 अरब रुपया, थोड़ा नहीं 62 अरब रुपया सफेद कराया 2017 में। ये क्या है काला धन? ये सब इकरारी मुजरिम है। उसके बाद आ जाइए 40 अरब रुपया जो कोरोना की इमदाद आई गैर मुल्की, उस पे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 40 अरब की करप्शन सामने रखी, इमरान खान ने वो रिपोर्ट छुपा दी और आईएमएफ के दबाव पे निकाली। 50 अरब रुपया हुकूमत बरतानिया ने भेजा, वो वहां का चोरी का पैसा था, वो वापस भेजा, बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली और साथ ही अपने सदर से तरमीम करा ली। नैब कानून में तरमीम करा ली कि काबीना का फैसला चैलेंज नहीं कर सकता नैब, यहां एनआरओ भी ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, हीरे की अंगूठी भी सामने आ गई। फिर जनाब तोशा खाना की घड़ियां और 18 करोड़ रुपए अपने एसेट डिक्लेरेशन में नहीं शामिल किए, वो केस है। फिर ममनुआ फंड का केस 8 साल चलता रहा और अब सामने आ गया है। लेकिन आप जनाब अली, क्या बात है, आप फिर भी आपका लीडर बड़ा साफ सुथरा है, पाकीज़ा है। हम चोर हैं और हम जो बरी हो रहे हैं गैर मुल्की अदालतों से,
वो तो चोर हैं और आपके सामने पड़े हुए हैं, इकरारी मुजरिम हैं। आप ठीक हैं। अब आ जाइए इस बात पर कि आपने IMF के साथ मुआहदे किए, जो आपने IMF के साथ मुआहदे किए और उससे पीछे हटे और मुल्क का सिर्फ ऐलान बाकी था डिफॉल्ट का, श्रीलंका बनने का। हमने उस वक्त अदम एतमाद के जरिए मुल्क संभाला। हाँ, आपके किए किराए का जो जिम्मेदारी हम पर पड़ी, महंगाई का असर हुआ और हुजूर उसकी हमें भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ये ठीक है। हम जो हैं ये सीटें जो आपकी थी, हमारी नहीं थी, आपकी सीटें हैं, हम वो सीटें चलो 2 पीपल्स पार्टी ने जीती, 6 आप लोगों ने जीती, लेकिन सीटें तो आपकी थी ना। खैर, फिर भी हम कहते हैं कि इस महंगाई की वजह से हमारे अपने लोग नाराज हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आने वाले जो 10 महीने हैं उनमें हम अल्लाह के फजल करम से बेहतरी लाएंगे। रह गया लॉन्ग मार्च, आप बिल्कुल करें। हम ये कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, आप या परेड ग्राउंड जाएं या सीधे F9 पार्क जाएं। अगर आप उधर नहीं जाएंगे, कानून हाथ में लेंगे, लोग शहरियों के जो अपना हमलो नकल और शहरियों की मूवमेंट जो है और शहरियों के कारोबार में अगर आप रुकावट डालेंगे, फिर कानून अपना रास्ता लेगा। हम यही कह रहे हैं। ओके, ठीक है। चलिए जी, हसन मुर्तजा साहब की तरफ जाऊंगी। हसन भाई, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ओके हसन भाई, 2 सीटों पे आप लोगों ने शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आप लोग इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं कि एक जगह पे इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ द नंबर 1 पोजीशन ऑफ पार्टी, एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, वाइस चेयरमैन भी शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी को मूसा गिलानी साहब ने शिकस्त दी। सो 2 बोथ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जिनको जहाँ पे शिकस्त हुई है NA 237 में भी, और जहाँ दूसरी हम बात कर रहे हैं मुल्तान के हल्के के अंदर भी। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िद है, ख़ासतौर पे कराची वाली सीट पे। अभी मेरी शुरू में हमने एक सेगमेंट भी किया यहाँ की कराची वाली क़यादत के साथ भी कि जी NA 237 में रेगिंग हुई है, और कल पूरे TV चैनल्स ने उसको दिखाया भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड भी आई हैं। अब सारी सिचुएशन के बाद जैसे कि रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं मुबैना तौर पे, और धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, अब कोर्ट भी जा रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो खान साहब अब आज बहुत वोकली उन्होंने प्रेस मीटिंग करके कह दिया कैटेगोरिकली कि जी मैं अक्टूबर के अंदर ही आ रहा हूँ लॉन्ग मार्च लेके। सो व्हाट इज राइट नाउ योर पार्टी स्टैंस इंक्लूडिंग विद दिस गवर्नमेंट, यानी कि जाहिर सी क्योंकि आपकी मुश्तरका जमातों की सब हुकूमत है, तो अब आप लोग का इस पे क्या स्टांस है? आने देंगे या फिर जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं उसी तरह से होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तारीखी जो फतह है वो भी हासिल की, और एक अच्छा कमबैक जो है पीपल्स पार्टी का, जो रिवाइवल हमने NA 133 से स्टार्ट की थी उसका फल हमें मिला है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो इलेक्शन है वो हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। बाकी जहां तक ताल्लुक है, जैसे अभी यावर साहब कह रहे थे और सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे, देखिए चोर का जो है ना वो तो अब बयानिया मैं समझता हूँ पिट चुका है। सबसे ज्यादा इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से और ये शोर मचाया था, और पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में 100% रिजल्ट जो है वो दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सीटों पे लड़ रही थी, दोनों पे कामयाब हुई, और कामयाब भी किसके मुकाबले में हुई? चोर कहने वाला जो था उसके मुकाबले में, और उसके वाइस चेयरमैन के मुकाबले में। तो इसलिए वो बयानिया तो पिट गया जी, वो तो उसकी तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि, और मैं समझता हूँ कि इन्हें इखलाकन भी अब ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि या ये अवाम को डायरेक्ट कहें कि उनका इंतखाब गलत है, और या कहें कि हमारी सोच गलत है। गुजारिश ये है कि अब मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की वजह से, डॉलर
की कदर में कमी आने की वजह से ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, या महंगाई के खिलाफ करने जा रहे हैं, या इन रिजल्ट को नहीं मानते, या ये साफ कहने की कि ये सारे रिग्ड इलेक्शन थे, इसमें धांधली हुई है, लिहाजा हम इनके नताइज नहीं मानते और हम जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, या ये कह दें कि हम अवाम के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं क्योंकि अवाम ने फैसला हमारे खिलाफ दे दिया है। जो सीटें ये जीते हैं रिदा, उन पे भी अगर आप देखें तो जो 2018 में इनके वोट थे उनमें कमी हुई है, वो जो लीड थी उसमें कमी हुई है। जो इनका बयानिया था और जिस तरह ये सोच रहे थे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा, ये वो भी नहीं कर पाए। इनकी अपनी हुकूमत वाले सूबे में ये शिजरा से कितने वोटों से जीते होंगे। और एक तरफ आप देखें ना, एक पार्टी हेड लड़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरी जमातों के कारकुन लड़ रहे हैं। उनकी क़यादत ने कोई जलसा नहीं किया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की, और इनका लीडर 61 जलसे कर चुका है। इस फ्लड के जमाने में सारी क़यादतें तो फ्लड में मसरूफ थी, ये अकेला पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में जलसे करता फिरा है। और फिर रिजल्ट ये आए हैं कि एक आम से एमएनए और एक आम से कारकुन के मुकाबले में 5-6 हजार की लीड से जीत रहा है, 8-10 हजार की लीड से जीत रहा है। और कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट कर ली है जिस पर ये फख्र कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनको अब भी होश के नौखन लेने चाहिए। ये अब भी अपनी पॉलिसियों पे गौर करें, जो ये कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो बिल्कुल हकीकत में नहीं है। तो अगर ये अपनी बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो अब भी सियासत करें, इस मुल्क के अंदर अनारकी ना फैलाएं। लोगों ने अनारकी का एजेंडा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। कम अज कम मेरी जमात ने तो ये साबित किया है कि हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, इलेक्शन जीत भी सकते हैं, और अगर इनको कोई एतराज है तो उस पे करें। यकीनन हम अदालतों में भी हाजिर हैं, हम इदारों के सामने भी हाजिर हैं। अगर हमारे रिजल्ट्स पे इनको कोई एतराज है तो ये अपने एतराजात लाएं और देखें उसमें क्या है। ठीक है। अच्छा, वापस याफर बुखारी आपके साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन टाइम कम है, बस 1-1 मिनट है। मैं शॉर्टली आप लोगों से लेना चाहूंगी। आज जो अब ये बातें कर रहे हैं हमारे दीगर पार्टिसिपेंट्स हुकूमती जमात के, वो भी आपके सामने है। दूसरा ये कि एक और चीज़ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि जी वापस जाए असेंबलीज के अंदर। तो इसके ऊपर अब आप लोग का क्या स्टांस होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च में हम तो जा रहे हैं, आप लोग किसी तौर से असेंबली जाना नहीं चाहते, अदालतें भी कह रही हैं, कैसे फिर मैनेज करेंगे? यावर साहब की आवाज दे दें जी। हम सबसे पहले तो इस इम्पोर्टेड और साजिश वाली हुकूमत को हम मानते नहीं है जिसकी वजह से असेंबली छोड़ी गई। असेंबली छोड़ने का फैसला, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है विद इन द पार्टी, हम लोग कोई हक में होगा कोई हक में नहीं होगा, लेकिन जो लीडर फैसला करता है आखिर में वो होता है। हसन मुर्तजा साहब ने एक शफाफ झूठ बोला कि पार्टी क़यादत सैलाब के अंदर बड़ी बिजी थी। 2-3 टिप्स के अलावा नजर कोई भी नहीं आए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा सैलाब, और दादू के पास नहर के अंदर शगाफ करके दादू शहर को डुबो दिया गया। आगे क्योंकि जरदारी साहब की शुगर मिले थी, वहां पे शर्जील मेमन ने साथ के देहातों को डुबो दिया क्योंकि उनके फार्म लैंड जाते थे। ये लोग इंसानियत दुश्मन लोग हैं, इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं। सिद्दीक फारूक साहब ने बोला कि बयानिया हमारा पिट गया, हसन मुर्तजा साहब ने यही बोला। ये बयानिया पिटना होता है। आप लोगों की पार्टियों को हमने डेसिमेट करके रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में एक बंदा 6 सीटों से नहीं जीता है जो खान साहब ने किए, और फिर वो जी लीडर जीता और आम वर्ग, मतलब हसन मुर्तजा के नजदीक एक वर्कर की अहमियत कोई नहीं, एक मामूली एमएनए, एक आम एमएनए में कैसे ये लोग मचोट सियासतदान है। मुझे तो अफसोस इन बातों के ऊपर। फिर जो सिद्दीक फारूक साहब कहते हैं ना कि अदालतों ने ये हमें बरी किया, अरे बरी किया क्योंकि उनको चाहिए सबूत बियॉन्ड एनी डाउट। डाउट तो मौजूद है। एवन फील्ड का आज तक इन लोगों ने मनी ट्रेल नहीं दी है। जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज आप ब्रसल से और बेल्जियम से और न्यूयॉर्क तक जाएं तो वो एक बंदा एक टाइम पे क्या था, फिर दुनिया में से 10% कहती थी। ये लोग कहते थे कि अली बाबा 40 स्टोर,
ये लोग वो कहते थे नवाज शरीफ के बारे में कि डाकू और चोर, ये केसेस तो इन दोनों ने बनाए। असल में इनको एनआरओ चाहिए था। असल में इनको जो लूटा हुआ पैसा है ये छुपाना है। कौम का जिस तरीके से खून इन लोगों ने पिया है, मैं तो ये कहता हूँ रिदा के प्रोग्राम के ऊपर, जिस इस मुल्क को लूटा है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे यावर बुखारी है, चाहे हसन मुर्तजा है, चाहे कोई भी है, चाहे आसिफ जरदारी है, जो भी है, जिस इस मुल्क को लूटा है, पैसा खाया है किसी तरीके से और पैसा बाहर ट्रांसफर किया और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, अल्लाह उनको और उनकी औलादों को गर्क करे ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ऐसी कमीनी और घिनौनी हरकत पाकिस्तान के साथ कोई ना कर सके। अल्लाह इनको मौत दे सबको, जिससे चोरी की है, जिससे लूटा हुए पैसे लेके गए और जो उनको गलत डिफेंड करते हैं जानते हुए, अल्लाह उनको भी उनकी सजा जरूर दे। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ होंगे। सिद्दीक साहब क्विकली जल्दी से थोड़ी आवाज ठीक करें। जी सिद्दीक साहब क्विकली आपकी तरफ आऊंगी। बस ये लास्ट सवाल है मेरी तरफ से भी वही कि अब जो आपकी क़यादत बाहर अगेन बैठी हुई है, इलेक्शंस में जाते वक्त भी इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे, वापस नहीं आए। अब आम कारकुन पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि वापस कब आएंगे नवाज शरीफ साहब? मरियम साहबा तो पहले वो भी चली गई हैं बाहर। पहली बात तो ये है रिदा, आपका कुछ सवाल समझ आया, कुछ नहीं, लेकिन मैं अंदाजा लगा लिया मैंने। जी वापस कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा? जी बस सिंपल। जी कि पहले मेरे भाई यावर बुखारी साहब ने जितने हकायक मैंने इनके सामने रखे हैं उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया। मैंने तो जवाब दिए ना, मजीद जवाब देता हूं। जो हकायक मैंने इनके सामने रखे ये नाकाबिले तरदीद हैं। अगर ये तरदीद करें तो मैं इनके साथ शर्त लगाऊंगा, इधर चैलेंज भी करूंगा, शर्त लगाऊंगा। नंबर दो ये है कि आपको मालूम है कि मरियम नवाज साहिबा बीमार हैं। वो काफी दिनों से बता रही थी कि एक सर्जरी है उनकी जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, उन्होंने करानी है, और वो उस वक्त गई हैं जब उनके मुकदमात खत्म, वो बरी हुई बाइज्जत, पासपोर्ट लिया। मरियम नवाज साहिबा भी बीमार है? मरियम नवाज साहिबा भी बीमार है यानी कि आप ये कह रहे हैं? तो अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इंशाअल्लाह वल अजीज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हैं। यहाँ पाकिस्तान की हर सड़क, हर गली और हर दीवार पर उनका नाम लिखा हुआ है। वो मोटरवेज हो, वो सी पैक हो, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उन सब पर नवाज शरीफ का नाम, वो एटमी धमाके हों, वो नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है, किसी और का नहीं लिखा हुआ। इसलिए नवाज शरीफ पाकिस्तान का है। अगर वो बीमार ना होते तो उन्होंने तो कह दिया था कि अगर 3 सूबों से जनाजे उठे हैं तो चौथा यहाँ से पंजाब से भी उठे। इमरान खान ने काबीना के सामने केस रख के नवाज शरीफ साहब को खुद भेजा है, खुद भेजा है, और फिर बातें करते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो इंशाअल्लाह अज़ीज जल्द पाकिस्तान में भी होंगे। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। हसन भाई आवाज आ रही है ना आपको? जी बस जी वन लास्ट कमेंट बस आपसे भी चाहूंगी हसन भाई। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो महंगाई का सुनामी है जो बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को बरकरार रखते हुए, इस सिचुएशन को बेस बनाते हुए एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, तो अब क्या वैसे तो आप डेफिनेटली एक प्रोलॉग इस पे जवाब दे चुके हैं, लेकिन क्विकली मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो राना पर्टिकुलरली खास तौर पे कि राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, और अभी बात हो रही है बार बार कि जी इनको इन्हीं की तरह से निपटा जाएगा, इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डेडलॉक और एजिटेशन शुरू हो जाएगी। उस सिचुएशन को खासतौर पे पीपल्स पार्टी कूल डाउन करने की तरफ जाएगी या फिर उसी चीज को अग्री करेगी जो मुस्लिम लीग नून कह रही है? नहीं, देखिए हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि इनका एहतजाज, पुरअमन एहतजाज इनका हक है और इन्हें करने दिया जाए, लेकिन इनका माजी जो है वो सोचने पे मजबूर करता है। पीपल्स पार्टी फिर भी कोशिश करेगी कि ये पुरअमन एहतजाज करेगी, और बाकी जहां तक इनका ताल्लुक है इन्होंने आना नहीं है। आप अभी भी यावर भाई की हालत देखें ना, तो वो बिल्कुल हार मान चुके हैं, उन्हें अपनी हकीकत का पता चल चुका है। वो कह रहे हैं बद्दुआएं देने पे आ गए हैं। अब बद्दुआओं से तो यार क्या, इस सारे जादू टोने से आगे अब बद्दुआओं पे आ गए हो कि जी गरक कर दें, फलां हो जाए। गरक तो आप हो गए हैं,
कल पीपल्स पार्टी के हाथों आपकी शिकस्त तो हुई है आपकी और बात इतनी करेंगे, इबरतनाक कर दे जरा। शिकस्त हुई है कर कि दे। आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आप चोर हैं, रजिस्टर्ड आप बोले चोर ना। हैं। आपने एमनेस्टी में फायदा लिया, काला धन सफेद करवाया। आपकी अलीमा बाजी ने काला धन सफेद करवाया। आपने आपके लीडर ने मॉडल्स को इस्तेमाल किया, लॉन्चों को इस्तेमाल किया। आपके पास आज भी मनी ट्रेल नहीं है। आप अपने बनी गाला की मनी ट्रेल तो दें। आप तो बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। हसन भाई ये झूठ ना बोले, हसन भाई झूठ ना बोले, सारी ट्रेल दी है हमने। ऐसी बातें ना करें हसन भाई, झूठ ना बोले। तो ये झूठ ना बोले। चोर है, और चोर भी बड़े कोई निचले किस्म के चोर है। इन्होंने हर चीज चुराई है। आप ऐसा देखें ना कि तोहफे चुरा लेना, ये कौन सी इंसानियत है? तोहफे बेच देना, फिर उसी दुकान पे बेच आना जहां से तोहफा देने वाला खरीदता है। आपने पूरी दुनिया में रुस्वा और बर्बाद और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपको पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। आपको तो मैं कहता हूँ इस मुल्क से पता नहीं कोई इनका प्रॉब्लम ये है ना कि जिस दर्दी से इस मुल्क को लूटा है ना, इनको शर्म तो आती नहीं है। शर्म तो आती नहीं, शर्म के दायरे से बाहर हो गए। आप तो इनको कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम आए हैं मुल्क क्या कर रहे हैं, वतन आ गए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा साहब आपका, यावर बुखारी साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, 9 बज गए जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ नाजरीन अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।